नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के बारे में एक बात बड़ी अहम है। जिसने यूपी जीता उसने देश जीता। और मोदी जी यूपी जीतने के लिए बड़ौदा से बनारस आ गए और 2 बार उन्होंने यूपी जीतकर देश जीता है, 2014 में और 2019 में। लेकिन इस बार मोदी जी के हाल यूपी में बहुत अच्छे नहीं हैं। अब दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश का, यूपी का सीट वार डेटा आपके सामने रखने जा रहा हूं पहली बार। और जो ज़मीनी हकीकत है, जो ज़मीनी रिपोर्ट है, जो ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट आ रही है यहाँ तक, वो रिपोर्ट जाहिर करती है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की 80 में से 33 सीटें, 33 सीट्स फंसी हुई है। इसका मतलब बीजेपी ने जो टारगेट रखा था, मोदी और अमित शाह ने जो टारगेट रखा था 75 का, 80 में से 75 का, उस टारगेट से काफी नीचे उतर रही है आज की तारीख में बीजेपी उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े राज्य में 33 सीटों पे फंसी हुई है। 33 सीटों का घाटा है। यानी यूपी में जीत का सेहरा पहनने की जगह इस बार मोदी जी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। आज की तारीख में ऐसा लग रहा है। अब दोस्तों, यूपी में मोदी जी का रथ फंसने का, या यूं कहें कि बीजेपी का मुकाबला फंसने के, यूं तो कई कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण हैं आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक्सपर्ट साथ में रहेंगे, एक एक कारण पूरी तरह से उसका पोस्टमार्टम करके आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। लेकिन कुछ कारण मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर बीजेपी में ये चर्चा है, मैं चर्चा नहीं कर रहा, बीजेपी में ये चर्चा है कि मोदी और शाह ने जिस तर्ज पर, जिस तरह टिकट बांटे, कई टिकट उन्होंने गलत बांटे। अब जिस तरह से उन्होंने कुछ ऐसे गुमनाम लोगों को टिकट दे दिया जिनको कोई जानता ही नहीं था, कानपुर में, श्रावस्ती में, कई जगह ऐसे टिकट दिए गए हैं कि उम्मीदवार को ही कोई नहीं जानता था। या फिर कुछ पुराने उम्मीदवार जो 5-5, 10-10 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी सीट बदलने की जगह उन्हीं को सीट दे दी। अब ये गलती जो है चर्चा का विषय है। कई टिकट सही नहीं बांटे मोदी जी ने, अमित शाह ने। अब कहने को कमेटी के थ्रू ये सारा काम होता है, लेकिन पर्दे के पीछे आपको पता है टिकट कैसे दिए जाते हैं मोदी के दौर में। एक और कारण, योगी और अमित शाह, इनके बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही है, जिस पे मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, ये जो कोल्ड वॉर है, ये जो शीत युद्ध है, ये जो 2 लॉबीज के बीच में तलवारें खिंची हैं, चुनाव में, इतने अहम चुनाव में भी ये लड़ाई नहीं रुकी है। बल्कि यूं कहें कि तलवारों में धार और ज्यादा दिख रही है, जंग तेज हो रही है। तीसरी बड़ी चीज जो हो सकता है बीजेपी के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि जो मोदी वेव थी 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, वो मोदी वेव दिख नहीं रही। मेरठ से लेके बनारस तक वेव नहीं दिख रही है। कारण नंबर 4, और कारण नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ तक चुनावी युद्ध की बात है। अमित शाह ने 2014 से लेकर 2022 तक जो भी 4 चुनाव लड़े, 2014, 2017, 2019 और 2022, ये 4 चुनाव में जो यूपी का, जो आप कह सकते हैं सामाजिक समीकरण था, सोशल इक्वेशन था, जो अति पिछड़ी जातियां थीं, इसका एक बहुत अच्छा सॉलिड अम्ब्रेला बनाया था। अब ये जो छतरी है जिसके नीचे वो जातियां लाई, इसको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने तोड़ा है। ये जो जातियां हैं ये टूट रही हैं। तफसील से एक्सपर्ट के जरिए आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फैक्टर नंबर 5, और फैक्टर नंबर 5 है फ्लोटिंग वोटर, यानी जो बीजेपी का कोर वोटर नहीं। अब ऐसा कहा जाता है, अटल जी के ज़माने से कहा जाता है कि 20 से 25%, ऑलमोस्ट 25% सवर्ण जातियां हैं और कुछ जातियां हैं। बीजेपी का उत्तर प्रदेश में जो कोर वोटर है, जो बेस वोट है, वो 25% है। यानी उसके ऊपर जो भी वोट मिलते हैं, अगर बीजेपी 50% तक जाती है तो जो बाकी वोट मिलते हैं वो फ्लोटिंग वोटर, अनडिसाइडेड वोटर है। ये जो फ्लोटिंग वोटर है ये लहर की वजह से आता है और छा जाता है, बीजेपी को छक के जिताता है, बम्पर सीटों से जिताता है। ये फ्लोटिंग वोटर जो है इस बार साइलेंट है। ये कहाँ जा रहा है ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन ये जो फ्लोटिंग वोटर है बीजेपी की तरफ इस बार मोदी लहर की एब्सेंस में
या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, या और भी बहुत से कारण, ये फ्लोटिंग वोटर बीजेपी की तरफ, मोदी जी के रथ की तरफ कम जाता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपको एक उत्तर प्रदेश का एक्सरे मिलेगा, सीट वाइज एक्सरे मिलेगा, फेज़ वाइज मिलेगा कि पहले फेज़ में बीजेपी कितने आगे थी, कितने पीछे थी, सेकंड फेज़ में क्या है, थर्ड फेज़ में जब 7 मई को वोटिंग होने जा रही है तब क्या स्थिति है, और आगे के जो फेजेस हैं जिसमें रायबरेली भी है जहाँ से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, या फिर कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, या फिर आगे मोदी जी खुद बनारस से लड़ रहे हैं। ये जो फेजेस हैं 1 से लेकर 7 तक, इसमें बीजेपी की क्या स्थिति, कितनी सीटें आ रही, कहाँ आ रही, क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं, कहाँ पर बीजेपी बहुत सॉलिड खड़ी है या कहाँ पर वीक है, और उसके कारण क्या है। और ये जो योगी और अमित शाह की जो लड़ाई है पर्दे के पीछे, वो जो तलवारें हैं किसके बीच में चल रही हैं, और जो पुलिस है और ये जो ठाकुर हैं, ये क्या गुल खिलाने जा रहे हैं। बहुत कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 3 एक्सपर्ट हैं। एक साहब जो शीतल सिंह हैं वो तो सुल्तानपुर से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं रायबरेली अमेठी के दौरे के बाद। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत हैं, लखनऊ से हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, यूपी के एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ अभिषेक हैं जो आपके सामने डेटा रखने जा रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। उत्तर प्रदेश की तस्वीर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो यूपी जीता वो देश जीता, और जो यूपी हारा आप समझ सकते हैं। चलते हैं सीधे शीतल सिंह के पास, सुल्तानपुर से हैं। हमारे साथ अभिषेक कुमार डेटा जर्नलिस्ट होंगे, और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत होंगे लखनऊ से। प्रोफेसर रविकांत, क्या लगता है आपको, अब तो पर्चा दाखिल हो चुका है इस वक्त अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में तो 3 बड़े नाम हैं, रायबरेली से राहुल गांधी है, कन्नौज से अखिलेश यादव हैं, मैनपुरी से डिम्पल हैं, मैं बाकियों के नाम नहीं ले रहा हूं। आपको क्या लगता है, देयर इज अ फाइट इन यूपी? देखिए, बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी है इस समय। अगर आप जमीन पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तो मोदी नाम का कोई फैक्टर नहीं है बीजेपी में इस समय। जो कुछ भी आप ये कहें कि थोड़ा सा प्रभाव है वो योगी आदित्यनाथ का है, और बीजेपी के इस समय सारे पत्ते योगी के हाथ में है। अब योगी डिसाइड करने वाले हैं उत्तर प्रदेश। आप कह रहे हैं अमित शाह पत्ते लेके खेल रहे हैं, सारे पत्ते क्या पूरी ताश की गड्डी बीजेपी के अमित शाह के हाथ में, आप कह रहे हैं कि पत्ते योगी के पास हैं? अगर ताश के ही पत्तों की बात करें तो वो जो ट्रम्प कार्ड है वो अब जोकर में तब्दील हो गए। केशव प्रसाद मौर्य कहीं दिख रहे हैं आपको रैली में? सारा जो मौर्य वोटों के जो ठेकेदार बनते थे वो गायब है। ब्रजेश पाठक की हैसियत क्या है इस समय? तो अमित शाह जो भी अपना ट्रम्प कार्ड रखे हुए थे वो सारे सीन से गायब है, और इस समय केवल और केवल बीजेपी में जो भी वोट मिल रहा है वो योगी आदित्यनाथ की वजह से मिल रहा है, और इसीलिए बाजी अब उनके हाथ में है। पत्ते सारे के सारे योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तय अब योगी आदित्यनाथ करेंगे कि कितनी सीटों पर बीजेपी पहुंचेगी। मैं तफसील से आ रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं देख रहा हूं गाड़ी रोक रखी है। शीतल जी ने बाकायदा गाड़ी सुल्तानपुर में रोक रखी है, रथ रोक दिया अपना। मैं शीतल जी एक चीज यहां से कहना चाहता हूं, जो जहां पर बात खत्म करी प्रोफेसर साहब ने कहा कि ताश की गड्डी भले ही फेंट रहे हैं अमित शाह, पत्ते जो असली हैं वो योगी आदित्यनाथ के पास उत्तर प्रदेश के हैं। यानी 2017 वाली स्थिति नहीं है ये, 2017 नहीं है ये, 2019 नहीं है ये, 2022 नहीं है ये, 2024 है, जहां योगी अपने को कंसोलिडेट कर चुका है। और इसीलिए लोग कह रहे थे कि जो ठाकुर आंदोलन चल रहा है, जो ठाकुर की सभाएं चल रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं योगी की ब्यूरोक्रेसी है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं शीतल जी, आप तो भ्रमण कर रहे हैं लगातार, इस वक्त भी आप भ्रमण कर रहे हैं, रथ रोक रखा है आपने। इस वक्त उत्तर प्रदेश की पल्स ऑफ वोटर क्या है? क्या आपको मोदी के पक्ष में कहीं कोई हवा या हवा का झोंका दिख रहा है? नहीं, देखिए, ये चुनाव बिल्कुल लोकल हो चुका है। मोदी का जो फैक्टर था वो फैक्टर डाइल्यूट हो चुका है बहुत हद तक। बस बीजेपी के पास सांगठनिक ताकत है, सवर्ण जातियों के समर्थन की ताकत है। बाकी जो उन्होंने ताकत अर्जित की थी वो सब खतरे में पड़ गई हैं।
और ये जो आपसी लड़ाई अमित शाह और योगी की है, इसने एक खतरा ये पैदा कर दिया है कि अगर योगी जी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उनका सजाया हुआ है, अगर योगी जी का इशारा हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं मिला तो ये लड़ाई कहाँ जाके रुकेगी और उत्तर प्रदेश के नतीजे कहाँ तक बीजेपी को नुकसान करेंगे, आज अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये सही है कि इस बारे में बहुत लोगों में मतलब धारणा फैली हुई है कि ये जो गुजराती लॉबी है ये योगी जी को बदलना चाहती है, जैसे उसने मध्य प्रदेश और राजस्थान में बदलाव किए हैं चीफ मिनिस्टर्स के, उस तरह से वो योगी जी को भी हटाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी चाहे हमारे चीफ सेक्रेटरी का मामला हो और चाहे पुलिस प्रमुख का मामला हो, और गवर्नर तो गुजरात लॉबी की है ही है, तो उत्तर प्रदेश के सारे प्रमुख पदों पर पहले से उन लोगों का कब्जा है। योगी जी के कैंप में ये माना जाता है कि इनके खिलाफ एक षड्यंत्रकारी भूमिका दिल्ली से उनकी चलती है। ये बात उत्तर प्रदेश के जनमानस में है और आज की तारीख में राजनीतिक ताकत, बिल्कुल सही कहा मित्रों ने, योगी के पास तुलनात्मक रूप में ज्यादा है, मोदी शाह के पास कम है। एक चीज और यहाँ पूछना चाह रहा था, आपने ठीक कहा कि चीफ सेक्रेटरी जो है, चीफ सेक्रेटरी भले अमित शाह या मोदी के हों या दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, ये दोनों भी अमित शाह के आदमी हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पे, जमीन पर जहां पर इलेक्शन हो रहा है, वहां पर डीएम, एसपी यानी कप्तान और जिला अधिकारी और दरोगा और इंस्पेक्टर और सीओ और डिप्टी एसपी, क्या ये सब योगी आदित्यनाथ के लोग हैं ज्यादातर? क्या ये वो लोग हैं जो चुनाव संभाल रहे हैं और योगी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है बीजेपी के लिए? बिल्कुल 95% उन्हीं के लोग हैं। उसमें सजातीय भी उन्होंने बहुत रखे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पर उस तरह से उन्होंने कंट्रोल रखा हुआ है और बिल्कुल उनके लोग हैं और उनके इशारे पर चीजें बदल सकती हैं, बदली हैं। जहां अब तक चुनाव हुए हैं वहां उनके इशारे पर एक आंदोलन चल रहा था और शायद उनके इशारे पे वो आंदोलन एकाएक रातों रात गायब हो गया। उस आंदोलन का जो अगुआ था, अब उसका एक बयान, एक वीडियो कहीं नहीं आ रहा है। तो ये योगी जी के, मुझे लगता है कि मोदी जी के लेवल पर योगी जी से संपर्क किया गया होगा और हाथ पैर जोड़े गए होंगे, जिस भाषा में भी, जिस तरह से भी, कि भाई ये सब क्या हो रहा है, आप इसको सबको रोकिए, और लगता है उन्होंने उसको रोका है, लेकिन उसका नुकसान जो होना है वो हो चुका है। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, चलते चलते एक जवाब मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है, अभी आपने एक शब्द यूज किया था सजातीय, सजातीय, मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर रहा हूँ। सजातीय मतलब जो योगी जी के ठाकुर लोग हैं, ठाकुर लॉबी, आप ये कहना चाह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या जो ठाकुर डीएम है, ठाकुर कप्तान है, ठाकुर दरोगा हैं, ठाकुर कोतवाल हैं, ठाकुर चौकी इंचार्ज, जिनकी भरमार है उत्तर प्रदेश में, झांसी से लेकर गोरखपुर और मिर्जापुर से लेकर सहारनपुर तक जिनकी भरमार है, क्या इनको लगता है, ये जो ठाकुर ब्यूरोक्रेसी है, क्या इनको लगता है कि अगर मोदी प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे, पहला विकेट उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का गिरेगा? क्या ये चाहते हैं? सबके क्या ये चाहते हैं कि जी सबके व्हाट्सएप ग्रुप इसी तरह के संदेशों से भरे हुए हैं। बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत सारे मुझे दिखाए गए हैं। सबके व्हाट्सएप ग्रुप की चर्चा का एक बिंदु बिल्कुल यही होता है कि अगर मोदी जी 300 पार करते हैं बीजेपी के रूप में तो योगी जी का पत्ता जून में कट जाएगा, और अगर मोदी जी 270, 250, 260 पे रुकते हैं और योगी जी के भरोसे रहते हैं तो फिर हिम्मत नहीं पड़ेगी योगी जी को टच करने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला लोकसभा क्षेत्र है और इस बार अगर ये 20-30 सीटें, 25-30 सीटें रोक लेता है तो ये सरकार 250, 60, 70 पे कहीं रुक जाएगी जाके। ये एक टेक्निकल आंकड़ा रुका हुआ है इस पर, और मुझे लगता है कि इस लेवल पे काम बिल्कुल योगी जी की तरफ से भी हो रहा होगा, इसलिए कि योगी जी को, इसके बावजूद कि वो मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे मामलों में उनके पर पूरी तरह से दिल्ली ने काटे हैं और जब जो चाहा है वो किया है। जीता जी, आप साथ में रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ता हूँ, अभिषेक के पास आता हूँ। अभिषेक बाबू, अभिषेक जी, आज तो आपने सारा डेटा ले रखा है, सारा डेटा खंगाल लिया। आपने मुझसे प्रॉमिस किया कि सारा डेटा आप उत्तर प्रदेश का जो है आज दिल खोल के बताने जा रहे हैं हमारे दोस्तों को, तो फिर देर क्या है, चालू करिए, ब्रेक करिए खबर। दीपक जी, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से जो आज की स्थिति है, आज के बाद की स्थिति में नहीं जानता, जो आज की स्थिति है उसमें 16 सीटों पर चुनाव हो गए हैं, 64 पर चुनाव होने बाकी है।
और कुल मिलाकर 33 सीटें, और ये नंबर ध्यान रखिए आगे भी जा सकता है, 33 सीटें ऐसी है जिसमें आज की तारीख में जब हम अपने दर्शकों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ मुखातिब है, भारतीय जनता पार्टी है उसका एनडीए अलायंस पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पिछड़ता हुआ दिख रहा है। मतलब 33 सीटें हैं। सीटें कितनी, 33 या 35? 33 आपका कहना है कि 80 में से 33 सीट्स जो है वो आपको झोली में जाते हुए दिख रही हैं राहुल गांधी और अखिलेश की। लेकिन मैं ऐसे मानने वाला नहीं भाई, हमारे जो दोस्त हैं जो देख रहे हैं, फेज वाइज आपको बताता हूं। हाँ बताइए, फेज वाइज बताइए और जल्दी जल्दी। चरण के हिसाब से 2 चरण में चुनाव हो चुके हैं, पहला चरण और दूसरा चरण, और इन दोनों में कुल मिलाकर 8 सीटें फंसी हुई है, बुरी तरह से फंसी हुई है। पहले चरण की बात करें तो 5 सीटें हैं, सहारनपुर है, कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और रामपुर की सीट है। इन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पानी मांगना मुश्किल है। जहां चुनाव हो चुके हैं वहां के हालात में बता रहा हूं। ठीक इसी तरह सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज में एनसीआर का भी कुछ इलाका आता है, लेकिन एनसीआर के इलाके को आप छोड़ दें तो अमरोहा, मेरठ और अलीगढ़, ये 3 सीटें बुरी तरह फंस गई है। अमरोहा दानिश अली वाली सीट है, अलीगढ़ सतीश गौतम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है, और ठीक इसी तरह से मेरठ में जनरल सीट पर दलित कैंडिडेट को उतार कर जो मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी वो अब कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। आप ये क्या कह रहे हैं भाई अभिषेक बाबू? मेरठ से तो मोदी जी ने राम को उतारा है, रामायण के राम उतरे थे, आप कह रहे मेरठ आ रही है बीजेपी। नहीं तो सोशल मीडिया पर राम ने चुनाव के बाद जो पोस्ट किया और सीधे मुंबई निकल लिए, वो भी देखिए कि क्या उन्होंने पोस्ट किया था। जी जी जी। राम अयोध्या वाले हैं या ये तो सिनेमा वाले हैं? ये रामानंद सागर वाले राम हैं। रामानंद सागर वाले राम को जनता कैसे मान ले? पहले 2 फेज में आप कितनी टोटल सीट दे रहे हैं? 16 सीटों पे चुनाव हुआ, कितनी दे रहे हैं आप? देखिए 16 सीटों में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे वहां आप कह सकते हैं कि बहुत पीछे दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आदर्श आचार संहिता मतलब आप कह रहे हैं कि पहले फेज में 50-50 का बता रहे हैं, 50-50 नहीं, कतई नहीं, 50-50 कतई नहीं। ये 8 सीटें जो शर्तिया बीजेपी पीछे दिखाई दे रही है उनकी बात मैं कह रहा हूं। बमुश्किल 3 सीटें ही इसमें दिख रही है जिसमें बीजेपी शर्तिया आगे दिख रही है। 5 सीटें अब भी ऐसी है जिसमें जब बक्सा खुलेगा तो कैंडिडेट की और पार्टी की किस्मत खुलती हुई दिखाई देगी। प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि साहब पहले 2 फेज में बीजेपी झटका खा गई क्योंकि राम नकली निकले, ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो 33 सीटें ऐसी हैं, 33 सीट्स बता रहे हैं, मेरे ख्याल आगे ब्रेकअप देंगे। ये कह रहे हैं 33 सीट ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में 80 में जहां मोदी जी का और अमित शाह का रथ फंसता हुआ दिख रहा। अब ये 33 का लॉस तो बहुत ज्यादा है। मान लीजिए ये जो 33 सीट बता रहे हैं, अगर ये वाकई मशीन जब खुलती है और अगर ये हार और जीत में कन्वर्ट होती हैं तो 33 सीट का मतलब है कि बीजेपी 50 के नीचे जा रही है क्या? ये आलम है आपके यूपी में डॉक्टर साहब? हाँ डेफिनेटली, ये बात तो मैं पहले भी कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने जो इस बार सोशल इंजीनियरिंग की है वो बीजेपी से बेहतर है। ओबीसी जो पीडीए की वो बात कर रहे हैं, और पीडीए में भी उन्होंने जो मेजर जातियां हैं, संख्या में जो बड़ी जातियां हैं, उनको अच्छे खासे टिकट दिए। तकरीबन 8 टिकट उन्होंने मौर्य को दिए हैं और 12 से ज्यादा टिकट उन्होंने पटेल को दिए। कुर्मी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जो लखनऊ की सीट है दीपक जी, 1991 से जिस पर भाजपा का कब्जा है, वो सीट भी फंसने जा रही है। अरे बाप रे बाप, क्या कह रहे हैं? राजनाथ सिंह मुश्किल में आने जा रहे हैं। अरे बाप रे ये बाप। सीट इस बार इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि कल ही जो मास्टर स्ट्रोक खेला है अखिलेश यादव ने, एक अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को यहां से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए बोल दिया उन्होंने, क्योंकि रविदास मेहरोत्रा का नामांकन रद्द हो सकता था, तो उन्होंने आशुतोष पटेल को उतार दिया। 1.5 लाख से ज्यादा कुर्मी लखनऊ में, पासा पलटते हुए लखनऊ में दिख रहा है। मतलब इतना आसान नहीं होगा, गडकरी की तरह गली गली घूमना पड़ेगा राजनाथ सिंह को इस बार। तब आप लखनऊ को, जहां 91 से कब्जा है बीजेपी का, मौर्या वोट, अब मौर्या में 4-5 उपजातियां हैं, उसमें शाक्य है, सैनी है, कोयरी है, कुशवाहा है, ये सारा इस बार बीजेपी की तरफ मूव कर रहा है।
केशव प्रसाद मौर्य को तो लोगों ने कह दिया है। आपने बहुत डॉक्टर साहब एक इंपॉर्टेंट बात करी, मैं कहूंगा ब्रेकिंग न्यूज है। आपने कहा कि राजनाथ को मेहनत करनी पड़ जाएगी क्योंकि अखिलेश यादव ने रविदास मेहरोत्रा की जगह पटेल कैंडिडेट को रख दिया है। 1.5 लाख पटेल यानी कुर्मी लखनऊ में है, फिर उसमें आप मुस्लिम वोट ले लीजिए लखनऊ के, पुराने लखनऊ के और मध्य लखनऊ के, और फिर उसमें कुछ जो है पोर्शन में यादव वोट है, यानी कुल मिलाकर राजनाथ अब हवाई रैली ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अब उनको लखनऊ में फोकस करना पड़ेगा। आन बान शान अगर है ठाकुर साहब की, तो आप ये कह रहे हैं कि लखनऊ में चप्पल घिसनी होगी, आप ये कह रहे हैं राजनाथ को? डेफिनेटली आसान जीत नहीं होगी लखनऊ से इस बार। अभिषेक फटाफट, समय कम है, 2 फेज तक आप बता चुके, जरा 3 और फेज बता दीजिए, फटाफट बताइए। मैं आपको तीसरे फेज से शुरुआत करता हूं। कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, फटाफट बताइए। तीसरे फेज में 7 मई को ही वोटिंग है, कल वहां चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। और तीसरे फेज की बात मैं करूं तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे दिखाई दे रही है दीपक जी। 5 सीटों में संभल की सीट है, पिछली बार हारी भी थी। फिरोजाबाद की सीट है, रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव वहां से उम्मीदवार है, और रामगोपाल यादव के बेटे उम्मीदवार हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत कैंडिडेट दे पाई है? कई तरह की चर्चाएं होती है, उनमें हम नहीं जाएंगे, समय कम है। ठीक इसी तरह से मैनपुरी की सीट पूछनी ही नहीं है, कोई बात पूछने की कहने की जरूरत नहीं है। उसके आगे आप देखिए बदायूं की सीट, डिंपल वहां से जीत रही, डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव केरल में भी सुन रहे हो। महसूस नहीं हो रहा, चुनाव में वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। बदायूं की सीट शरद यादव जहां से कभी जीता करते थे, उस सीट पर शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव बहुत मजबूती से काफी आगे दिखाई दे रहे हैं बीजेपी से। ठीक इसी तरह से बरेली की सीट, संतोष गंगवार का टिकट काटना सिर्फ बरेली ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के कुर्मी समुदाय में जो गुस्सा है, अखिलेश यादव उसका ढंग से सदुपयोग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पीडीए के साथ और कैंडिडेट के नैरेटिव के साथ। तो बरेली भी फंसी हुई है। ये तीसरे चरण का हाल है 7 मई के दिन का। चौथा बता दीजिए, चौथा भी बता दीजिए। चौथा मैं आपको बताऊं, 3 सीटें फंसी हुई है, और इन 3 सीटों में कन्नौज, सुब्रत पाठक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अखिलेश यादव के सामने। कन्नौज से अखिलेश यादव है जी। रघुवंशी यदुवंशी भाई भाई का नारा लग रहा है, वहां तो ठाकुर भी जाके अखिलेश यादव के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो खबर है वहां की। इटावा की सीट है, इटावा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और कानपुर में पत्रकार साहब शायद राजनेता, एक गुमनाम से पत्रकार को, दोस्तों को बताना चाहूंगा, कानपुर की सीट वैसे तो ट्रेडिशनल बीजेपी की सीट है, इस बार एक राष्ट्रीय सहारा के एक गुमनाम से पत्रकार को वहां पर टिकट दिया गया, जिनको कोई जानता भी नहीं है, इस वजह से वो सीट बता रहे फंसी हुई है। जी आगे बताइए जी। 5वें फेज में आप चले तो 5 सीटें फिर हैं, और 5वें फेज की सबसे हॉट सीट 2 सीटें रायबरेली अमेठी, प्यादे से हरवाने जा रही है कांग्रेस पार्टी स्मृति ईरानी को, ये बात आप मानकर चलिए। किशोरी लाल शर्मा को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, केएल शर्मा बहुत मजबूत कैंडिडेट है, और ट्रैप में फंस गई है बीजेपी वहां पर। रायबरेली दिनेश प्रताप सिंह, कोई चांस दिखाई नहीं दे रहे राहुल गांधी के सामने। मोहनलालगंज की स्थिति सुरक्षित सीट है, अच्छी नहीं है भाजपा के लिए। बाराबंकी की सीट, पीएल पूनिया के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी स्थिति नहीं है बीजेपी की, सुरक्षित सीट है, कुर्मी समुदाय भी सपा के साथ दिख रहा है। और कौशाम्बी की सीट, वहां भी बहुत अच्छी स्थिति बीजेपी, टोटल कितनी सीट हो गई? दिखाई नहीं दे रही है। ये 5 सीटें हो गई, 5वां भी बता दिया आपको। 5वें फेज का 21 सीटें मैंने बता दी कि 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बहुत पीछे दिखाई दे रही है। डॉक्टर साहब फटाफट सवाल जवाब होने चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। एक चीज डॉक्टर साहब मैं पूछना चाह रहा था आपसे, ये जो कह रहे हैं कि हर फेज में कहीं ना कहीं बीजेपी की सीटें फंस रही, आपको लगता है कि अमित शाह और मोदी जिस तरह से उन्होंने सीटें दी हैं, कुछ गुमनाम लोगों को सीटें दे दी, कुछ सिफारशी लोगों को सीटें दे दी, कुछ पुराने जो सांसद थे जिन पर एंटी इनकम्बेंसी थी उनको रिपीट कर दिया, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, टिकट वितरण है उत्तर प्रदेश में, वो सही नहीं है? हाँ निश्चित रूप से। अब उन्होंने साक्षी महाराज को जैसे उतार दिया, यहाँ से एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी उनके खिलाफ, वो लूज कर जाएंगे जहां तक मुझे लगता है। वैसे ही मथुरा से आप हेमा मालिनी को उतार रहे हैं, तो जिन सीटों पर आपको बदलना था वहां पे आपने बदला नहीं, जहां पे बदला वहां पे बहुत अननोन लोगों को लेकर के, जैसे आपने कानपुर का उदाहरण दिया, इसी तरह से कई ऐसी सीटें हैं। और दूसरा, इस बार कास्ट कॉम्बिनेशन दुरुस्त नहीं है,
बीजेपी का। जैसे अभी थर्ड फेज की बात कर रहे थे अभिषेक जी, थर्ड फेज ये ओबीसी बेल्ट है, जहां पे कुर्मी है, शाक्य है, जहां पे यादव है मोस्टली, तो यहाँ पे तो कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। थोड़ा बहुत मुस्लिम भी है, तो ये सब प्लस हो रहा है, मतलब 50% से ज्यादा समाजवादी पार्टी का वोट है। तो ऐसे में बीजेपी की यहाँ दाल नहीं गलने वाली है। जब मतलब आप कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि यादव लैंड जो है, जिसे यादव बेल्ट कहते हैं, वहां पर अमित शाह ने टिकट सही नहीं बांटे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बल्कि मैं इसको दूसरी तरह से कहूंगा, अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे टिकट बांटे हैं। मैं जल्दी आ रहा हूं अभिषेक के पास। अभिषेक जल्दी से अपना डेटा बताइए, समय बढ़ रहा है, मेरी धड़कनें बढ़ रही, जल्दी से बताइए फटाफट। जो है आखिरी के जो 3 फेज बचे बता दीजिए, 2 फेज जो आखिरी के 2 फेज में 5वें फेज तक बता चुका था आपको। छठे फेज में सबसे ज्यादा सीटें फंसी हुई है, 8 सीटें। 8 सीटें छठे फेज में है। गिनती करके मैं बता देता हूं। इलाहाबाद की सीट उज्जवल रमन सिंह बेहद मजबूत कैंडिडेट साबित हो रहे हैं केसी नाथ त्रिपाठी के बेटे के सामने। ठीक इसी तरह से अम्बेडकर नगर की सीट पिछली बार बसपा ने जीती थी, बसपा के सांसद को इंपोर्ट करके भाजपा ले गई, लेकिन हालात अच्छे नहीं है। श्रावस्ती की सीट नृपेंद्र मिश्रा के बेटे बहुत कड़ी चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, साकेत मिश्रा बहुत कड़ी चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं। डुमरियागंज की सीट कुशल तिवारी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। शंकर तिवारी का परिवार और जगदम्बिका जी, माता प्रसाद पांडे का आशीर्वाद भी उन्हें मिल रहा है और बहुत अच्छी चुनावी लड़ाई वहां पर जगदम्बिका पाल लड़ नहीं पा रहे हैं, ये सच्चाई है। संत कबीर नगर संजय निषाद के साहबजादे वहां पर चुनाव लड़ पाने की स्थिति में इस बार पिछली बार जैसी हालत में दिखाई नहीं दे रहे। थोड़ा आगे बढ़कर देखें, लालगंज की रिजर्व सीट आजमगढ़ जिले की सीट है। आजमगढ़ इंपैक्ट वहां काम कर रहा है। और देखिए, आजमगढ़ की सीट की चर्चा की, निरहुआ इस बार कोई जादू बिखेर पाने में कामयाब नहीं है। निरहुआ का लग रहा है कि बॉलीवुड की पैकिंग दोबारा होने वाली है। उसके आगे आप देखें, जौनपुर की सीट बहुजन समाज पार्टी का असली खेल पूर्वांचल में कहीं दिखाई दे रहा है, तो वो जौनपुर की सीट पर दिखाई दे रहा है, जो छठे फेज की सीट है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी सिंह वो चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के मुंबईया उम्मीदवार कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जल्दी आगे आप देखिए, 7वें फेज में 4 सीटें तो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इन 4 सीटों के साथ एक 5वीं सीट भी मैं आपको बता दूं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे बलिया सीट पर अगर फंस जाए नीरज शेखर, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उनके पक्ष में कोई बहुत बड़ा माहौल नहीं है, लेकिन उनकी सीट की अंतिम रिपोर्ट मुझे प्राप्त नहीं हो पाई है, इसलिए हम 4 सीटों की ही चर्चा कर रहे हैं। समय कम है अभिषेक जी। घोसी, देवरिया, गाजीपुर और चंदौली, महेंद्र नाथ पांडे चंदौली में चुनाव में फंसते हुए दिख रहे हैं। पिछली बार बेहद कम मार्जिन से जीते थे। ठीक इसी तरीके से गाजीपुर की सीट, अंसारी परिवार की सीट, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से टफ रही है, ध्यान रखिए, और ये सीट फंसती हुई दिख रही है। आगे बढ़े, घोसी में राजीव राय बहुत मजबूत चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं। राजभर साहब के बेटे वहां पर, उनके सामने फिलहाल तो टिकते नहीं दिखाई दे रहे, आगे देखते जाइए। और उसके बाद देवरिया की सीट, अखिलेश प्रताप सिंह को प्रदेश की उस कथित ठाकुर लॉबी का भी कथित समर्थन मिलता दिख रहा है, इससे ज्यादा नहीं। योगी जी का, चलिए आप टोटल बता दीजिए, टोटल कितना हो गया? 33 सीटें हो गई। मैं गिनती करके नहीं, लेकिन नंबर बता देता हूं। ठीक है, आप गिनती कर दी हो तो जो भी हमारे दोस्त हैं इस वीडियो को रिवाइंड करके नक्शा लेके बैठ जाएं, कलम कापी लेके बैठ जाएं, और अभिषेक जी ने कहा वो सब लिख लें। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरह से, हमारे डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक जी ने डेटा इकट्ठा किया है, अगर 33 सीट में बीजेपी फंसी हुई है, मान लीजिए अगर 25-30 सीट भी हार जाती है, ये जो 50 के आंकड़े पर अगर बीजेपी आती है उत्तर प्रदेश में, तो क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश मोदी जी के रथ को फंसाने जा रहा है? अगर 30 सीट्स तक नीचे आ सकती है बीजेपी, यानी पिछली बार 62 सीटें जीती थी, 2014 में 71 सीटें जीती थी, अगर अब की बार 50 पर बीजेपी लुढ़की, तो क्या मोदी जी का रथ रुक जाएगा? इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको मुहावरे में कहते हैं कि हाथ आरसी को कंगन क्या, सामने दिख रहा है। और ऐसी परिस्थितियां बनती चली जा रही लगातार। जैसे मैं आपको एक और खबर बता दूं, आकाश आनंद की 4 रैलियां रद्द हुई। सीतापुर में जब एफआईआर हुई, उसके बाद उनकी 4 रैलियां रद्द हुई। ये जो एफआईआर होना और 4 रैलियां रद्द होना, जो जाटव वोटर है वो इस समय गुस्से में है।
और ये भी बीजेपी के खिलाफ वोट करने जा रहा है। मायावती ने 10 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी दिए हैं और ये 10 के 10 प्रत्याशी बीजेपी को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। बुंदेलखंड की उसमें से 2 सीटें हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं उससे सीधे तौर पर अभी दिखाई पड़ रहा है कि एक तो कोई लहर नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, ऊपर से सामाजिक समीकरण जो विपक्ष का है वो दुरुस्त है, और उस पर ये जो स्ट्रेटजी है इस समय अलायंस की, जो परिस्थितियां हैं वो ये दिखाती हैं कि नरेंद्र मोदी का रथ उत्तर प्रदेश में रुकने जा रहा है। और मैंने आपसे कहा कि सारे पत्ते योगी जी के हाथों में हैं जी। योगी जी खेल रहे हैं अब उत्तर प्रदेश में। नहीं, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो डेटा आज आपके सामने दोस्तों रखा गया जिसमें ये बात पहली बार आ रही, 33 सीटें 33 सीट्स ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए उसको जीतना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और हमने आपको सीट वाइज डेटा दिया है, कारण भी बताए हैं, वजह भी बताएं। आप उसकी मैपिंग करके अगर आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठते हैं, जो अभिषेक जी ने सीटें बताई, अगर आप उनको गिनते हैं तो आप उसको अगर फॉलो करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी काफी कमजोर है इन 33 सीटों पे। मतलब ये कंस्टिट्यूएंसी वाइज ब्रेकअप पहली बार आपके सामने दिया गया है। सवाल इस बात का है कि अगर ये 33 में से 30 सीटें भी कम पड़ रही हैं बीजेपी की, तो बीजेपी का स्कोर बहुत नीचे आ रहा है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट कही वो प्रोफेसर साहब ने की। प्रोफेसर साहब ने कहा कि 2017 में या 2019 में और 22 में 3 चुनाव हो चुके हैं जिसमें कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपना, आप कह सकते हैं कि योगी जी का जहां महत्वपूर्ण योगदान रहा है, खासकर 2019 और 22 में। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस बार जो पत्ते हैं वो अमित शाह के हाथ में नहीं, इस बार जो पत्ते हैं वो योगी आदित्यनाथ के हाथ में उत्तर प्रदेश में। यानी बहुत कुछ, बहुत दारोमदार योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। योगी आदित्यनाथ पर डिपेंड हो गया है उत्तर प्रदेश का चुनाव, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। यानी मोदी की लहर नहीं चल रही, नाम योगी का चल रहा है। योगी को डिसाइड करना पड़ेगा। आप दोनों लोग आए, खुलकर बात की, एक बात समझ मेरी आती है कि मोदी जी का रथ उत्तर प्रदेश में भी धंसता चला जा रहा है। आगे क्या होगा मैं जरूर अपडेट करूंगा। मैं अभिषेक से कहूंगा कि चौथे फेज या 5वें फेज के बाद हम एक बार फिर सीटों का ब्रेकअप आपको देंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है बीजेपी। रविकांत जी आपका और अभिषेक आपका, और हमारे साथ जो शीतल जी थे सुल्तानपुर से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुलकर बातचीत हुई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस शो। दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।